नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 32 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 32 का जो पहला क्वेश्चन है कि कायस वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस बार कायस वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया था। अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कन्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो अगर बात करें कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये भी हमारे कुल्लू जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल्लू में और कौन कौन से है। तो कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपका कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोखन वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। बहुत दफ़ा आपसे परीक्षाओं में जो पूछा गया है सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि सैंज वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल के किस जिले में है। तो सैंज भी आपके कुल्लू जिले में। बहुत दफ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका तीर्थन पूछा जाता है। अगर बात करें तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन में दिया है चंबा। अगर चंबा की बात करें, चंबा में सर कौन कौन से है। अगर आप भी अपना एचपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि अब समय काफ़ी कम रह गया, आपके पास मात्र और मात्र 45 दिन अब वापस बचे हैं और अब वो दिन बच चुका है जब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, कंटिन्यूटी में आ जाना चाहिए। तो जुड़िए हमारे बैच के साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव रहने वाली है वो रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। हर सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग टीचरों के द्वारा रिकॉर्डेड फॉर्म में थ्योरी बेस्ड पढ़ाया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर बेस्ड नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सीरीज तो डेली आपके लिए यूट्यूब पे रहने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में हमसे हैंड रिटन नोट्स भी किसी भी स्ट्रीम के ले सकते हैं आप हमसे कांटेक्ट करके। अच्छा, बात करें आपका चंबा में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य बात ये कर रहे हैं। तो चंबा में जो आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, चंबा में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चंबा में आपका गैमगुल सिहावे, टेट परीक्षा में 10 बार पूछा गया है कि गैमगुल सिहावे वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल के किस जिले में है। तो बोलेंगे सर चंबा जिले में है। फिर कल के लिए क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो काला टॉप जो वन्यजीव अभयारण्य है वो भी आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। तो एक तो आपका गैमगुल सिहावे ही हो गया, दूसरा आपका काला टॉप वन्यजीव अभयारण्य हो गया। बहुत दफ़ा मेरे भाई बहन कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाता है। ये भी आपके चंबा में ही स्थित है और चंबा में ही आपका सेंचातुआ नाला, कौन सा है आपका सेंचातुआ नाला, ये भी आपको याद रखना है कि सेंचातुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो सेंचातुआ नाला की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस बार दिसंबर में पूछा जा सकता है वो तुंडा है, कि तुंडा कहाँ पर है। तो तुंडा भी आपके चंबा में ही स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इसके अलावा मंडी की जो है वन्यजीव अभयारण्य पूछ सकता है। मंडी में कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें मंडी की, तो मंडी में कोई ज़्यादा नहीं है। मंडी में जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मंडी में है बांदली, और बहुत दफ़ा ये बांदली भी टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो बांदली आपका मंडी जिले में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बांदली वन्यजीव अभयारण्य मंडी में है। बहुत दफ़ा पूछा जाता है नागरू, नागरू सबसे ऊंची चोटी भी है मंडी की, और नागरू एक वन्यजीव अभयारण्य भी है जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, मंडी में एक और है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये भी कहाँ पर है, मंडी जिले में। और यकीन माने अगर आप इन वीडियोस को भी देख रहे हैं तो आपके 70+ क्वेश्चन जीके में आराम से सही होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट तक हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। और यूट्यूब पे जो मेरी लास्ट में जो लाइव मैराथन आती है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। बात करें अगले क्वेश्चन की, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो अगर बात करें पलासी के युद्ध की, ये युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है। तो पलासी का युद्ध 23 जून, एग्जैक्ट याद रखना है क्योंकि अब अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा। 23 जून 1757 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है पलासी का युद्ध। अच्छा, 23 जून 1757 को आपका पलासी का युद्ध हुआ, इतना तो आपने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पलासी के युद्ध में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो पलासी के युद्ध में
ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था। और दूसरी ओर था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और आपके जो रॉबर्ट क्लाइव है, इनके बीच क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो प्लासी है ये कहाँ पड़ता है, तो प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी के तट पे है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ ऐसे युद्ध जो कि आपकी टेट परीक्षाओं में सीधे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो होता है, इसकी इसमें क्या होती है, हार होती है, और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, मैंने MG यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है। उसी प्रकार आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध ठीक 1 साल बाद 1192 में किस किस के बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। दोबारा एक बार इनके बीच युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, विजय होती है। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। और इस युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जो मदद की थी वो किसने की थी, जयचंद ने की थी। और इसके बाद ठीक 1194 में जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध होता है। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1194 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार ये भी पूछता है कि जो आपका चंदावर का युद्ध तो 1194 में हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी वंश के अंतिम राजा, लोधी वंश के अंतिम राजा कौन थे, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो है वो पानीपत की कौन सी लड़ाई होती है, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, जिस युद्ध में बाबर की जीत होती है और लोधी वंश का भारत में अंत होता है, क्योंकि लोधी वंश के अंतिम सम्राट जो थे वो इब्राहिम लोधी थे। इस बात को आपने याद रखना है। और इस युद्ध में भारत में मुगल सल्तनत की बाबर के द्वारा नींव रखी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि बक्सर का लड़ाई कब होती है। तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। 1764 में आपकी बक्सर की लड़ाई होती है। तत्पश्चात आपके बहुत सारे युद्ध टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। आपका बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, पहली, दूसरी तो मैंने सुबह भी आपको बताई थी, लेकिन आपको तीसरी पता होनी चाहिए। तो अगर तीसरी लड़ाई की बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, पहली और दूसरी आप याद रख लोगे, लेकिन अगर तीसरी पूछी गई तो दिक्कत हो सकती है। तो तीसरी लड़ाई आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और जो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध होता है, इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है चौसा के युद्ध में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक युद्ध और होता है जो कि 1540 में होता है, जो कि जिसको कनौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में भी जो है क्या होती है, हुमायूं की पुनः हार होती है। तो हुमायूं दोनों युद्ध में हारता है, चौसा के युद्ध में जो कि 1539 को हुआ था, और आपका कनौज का युद्ध हुआ था जिसको विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में भी हुमायूं की ही हार होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 350 से 7000 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम ये हो गया उत्तर और पश्चिम, यहाँ पे क्या है J&K। तो हिमाचल के उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है, आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आपका लद्दाख है, पूरब में, उत्तर पूरब में और पूरब में आपका क्या पड़ता है, तिब्बत। तो पूरब में और उत्तर पूरब में हिमाचल के क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। एक दिन मैं आपका इसका मैप भी दिखा दूंगा जब हम लाइव मैराथन्स पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। हिमाचल के दक्षिण पूरब में कौन है, दक्षिण पूरब हो गया ये वाला है, ये दक्षिण में, लेकिन कहाँ पे, पूरब में। दक्षिण पूरब में उत्तराखंड है, हरियाणा हिमाचल के दक्षिण में है, सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है। और पश्चिम में कौन है, पंजाब है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका उत्तर पश्चिम में कौन है, जम्मू कश्मीर। उत्तर में कौन है, लद्दाख है। और पूरब में कौन है, आपका तिब्बत है। तो ये हर एक बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सीधा क्वेश्चन आपसे कभी भी परीक्षा में
पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की लंबाई तो आपने बता दी 350 से 7000 मीटर के आसपास है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल की लंबाई तो आप बता दें, लेकिन पहली जो सबसे निम्न पहाड़ी है वो 3 हिमालय में हिमाचल प्रदेश को विभाजित किया गया है। अगर बात करें तो पहला हिमालय है जिसको शिवालिक हिमालयस कहा जाता है और नॉर्मल भाषा में इसको मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो मानक पर्वत क्या है? तो अगर बात करें मानक पर्वत की, इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, अर्थात शिव की जटाएँ। इसकी जो ऊंचाई है वो 350 से 7000 मीटर के बीच है। अगर बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का वो जिला जो पूरा शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है, तो वो है ऊना जिला। ऊना जिला आपका शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर है। तो आप बोल सकते हैं कि जो निम्न वाला एरिया है ना, नीचे वाले लोअर एरिया, वो आपके आउटर हिमालय में मानक पर्वत के अंतर्गत आते हैं, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका मध्य हिमालय, जिसको मिड हिमालय या इनर हिमालय भी कहा जाता है। जो आपका आंतरिक हिमालय है या मध्य हिमालय है, इनको मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और इसी के अंतर्गत आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज आती है। पीर पंजाल और धौलाधार जो रेंज है वो आपकी इसी के अंतर्गत आती है। इस बात को आपने मध्य हिमालय के अंतर्गत, और मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1500 से 4500 मीटर के आसपास है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि महान हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय हिमाचल में जो है वो है आपकी महान हिमालय, जिनको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई आपकी 4500 से आगे 7000 मीटर के आसपास है। इस बात को आपने याद रखना है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का महान हिमालय का ही एक भाग है, ग्रेटर हिमालय का ही एक भाग है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत दफ़ा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है? तो वो करती है जास्कर पर्वत श्रेणी। भाई जास्कर जो माउंटेन रेंज है वो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। और इसकी अगर मैं कहूँ तो सबसे ऊंची जो चोटी है हिमाचल की, शिल्ला, वो भी इसी रेंज में आती है। शिल्ला की ऊंचाई की बात करें तो शिल्ला की ऊंचाई है 7025 मीटर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री यहाँ पे पूछ रहा है। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री है वो है ठाकुर हर्षवर्धन सिंह। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो शिलाई एक सिरमौर में पड़ता है। ये वहीं से जो है वो बिलोंग करते हैं। ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ये क्या है, हिमाचल के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और साथ में संसदीय और श्रम रोजगार मंत्री भी आपके हर्षवर्धन चौहान है। ऑप्शन में दिया है जगत सिंह नेगी। अच्छा, जगत सिंह नेगी तो नहीं दिया है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो दिया है रोहित ठाकुर। वैसे मैं ये फ्री का नंबर होता है, हिमाचल के मंत्रिमंडल से कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रोहित ठाकुर क्या है। तो अगर बात करें रोहित ठाकुर की, तो ये प्राथमिक शिक्षा, वैसे ही सीधा सीधा बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? आपके रोहित ठाकुर है। चंद्र कुमार जी कौन क्या है? तो अगर बात करें चंद्र कुमार जी को, तो ये हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री है। इसके अलावा अगर बात करें आपके धनीराम शांडिल की, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? धनीराम शांडिल है। बहुत ज़्यादा उम्रदाज मंत्री है धनीराम शांडिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश अग्निहोत्री, ये हिमाचल के जल शक्ति मंत्री, आपके आईपीएस मिनिस्टर, आपके ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, परिवहन मंत्री। तो हिमाचल के आपके जल शक्ति मंत्री, परिवहन मंत्री। और हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है आपके मुकेश अग्निहोत्री। भाई ये हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये हिमाचल के साथ में आईपीएस मिनिस्टर भी है, परिवहन मिनिस्टर भी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें हिमाचल के मुख्यमंत्री की, तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जरा जगत सिंह नेगी क्या है? तो अगर जगत सिंह नेगी की बात करें तो जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री। कौन से मंत्री है? राजस्व मंत्री है। अनिरुद्ध सिंह क्या है? तो अनिरुद्ध सिंह जी ग्रामीण विकास एवं हिमाचल के पंचायती राज मंत्री। तो हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह। देखो सारा मंत्रालय याद रखना है, कोई सा क्वेश्चन भी पेपर में डाला जा सकता है। और कितने हैं? 10-11 तो सारे हैं, इतने तो याद करके आप जा ही सकते हैं। और सीधा क्वेश्चन यहाँ से टेट में आने वाला है। और एक नंबर फोकट का क्यों छोड़ोगे? फ्री का नंबर एक आप छोड़ने वाले नहीं हो। फिर विक्रमादित्य सिंह सिर्फ पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री इनके पास है। लोक निर्माण मंत्री, लोक निर्माण बोले पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क
वर्क्स डिपार्टमेंट, जो आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री है विक्रमादित्य सिंह जी, काफ़ी जो है वो एक्टिव नेता है हिमाचल प्रदेश के, और अभी इनकी शादी भी हुई है, और इनकी जो शादी हुई है वो 22 सितंबर को हुई है। तो ये हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री है। तो कभी कभार टेट में बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य सिंह जी की शादी किससे हुई है, तो डॉक्टर अमरीन कौर से। किससे हुई है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? डॉक्टर अमरीन कौर। आप बोलोगे सर इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों बता रहे हो? जी, कभी कभार जो है टेट परीक्षाओं में ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी का क्या नाम है, तो इनका नाम है डॉक्टर अमरीन कौर। तो राजेश धर्माणी जी की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री है। तो हिमाचल प्रदेश के राजेश धर्माणी कौन से मंत्री है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री, इनको बाद में बनाया। और हिमाचल प्रदेश के जो आयुष मंत्री है वो है आपके यादविंदर गोमा। क्या नाम है? यादविंदर गोमा। तो सारा मंत्रालय हमने देख लिया, बहुत डिटेल से देख लिया, तो कोई भी गलती मुझे तो नहीं लगता कि आप करने वाले हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? क्या इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे? 10 बार बता चुका हूँ, आज लास्ट बार बोल रहा हूँ कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। अच्छा, ऋग्वेद में 10 मंडल है तो सूक्त कितने हैं? क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, तो बोलेंगे 1028 सूक्त या श्लोक है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। और ऋचाएँ जो है वो कितनी है? 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कभी कभार बोला जाता है कि 10,580 है, वो कुल है, लेकिन अगर मूल रूप से देखें तो 10,462 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10वें मंडल जो ऋग्वेद का है वो क्या बात करता है? तो 10वां मंडल बात करता है पुरुष सूक्त। किसकी बात करता है? पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त को आगे 4 भागों में बांटा गया है मेरे भाई बहनों, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो पुरुष सूक्त को आगे 4 भागों में बांटा गया, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी बात की गई है? तो अगर बात करें ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो बात की गई है वो गायत्री मंत्र की। तो गायत्री मंत्र की बात ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की गई है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वो किसकी बात करता है? तो ऋग्वेद का 7वां मंडल बात करता है 10 राज्य युद्ध की। 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में बात की गई है। अच्छा, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, ये बात आप डिटेल से याद रखें। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि जो ऋग्वेद है उसके सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, और ऋग्वेद में इंद्र को ना पुरंदर कहा जाता था। क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। ये बात आपको डिटेल से मेरे भाई याद रखनी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अच्छा, आज यहाँ पे इस क्वेश्चन से इतना ही देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। तो जब वेदों से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बहुत डिटेल से इसके बारे में और पढ़ने वाला है। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ हम जून को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हर महीना हम जो है हर क्वेश्चन हर वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आज को था विश्व ओलंपिक दिवस, हर साल कब मनाया जाता है? तो अगर बात करें विश्व ओलंपिक दिवस की, तो विश्व ओलंपिक दिवस आपका 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून को तो आपका विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। लेकिन आज हम जून को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें 1 जून की, तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, इंटरनेशनल मिल्क डे, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। दूसरा आपका 5 जून सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया जाता है, गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर आपका 10 जून को मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपका विश्व भूवर्ग दिवस, वर्ल्ड जियोलॉजिकल डे 10 जून, ये भी जून मैं एक बार पहले भी कंप्लीट करा चुका हूँ। और 14 जून आप जानते हैं कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आपका 14 जून को होता है। फिर आपका जो है विश्व शरणार्थी दिवस है, ये आपका 20 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, आपका जो राष्ट्रीय आपका जो सांख्यिकी दिवस है वो आपका 29 जून को। देखो, गलती करने की गुंजाइश यहाँ पे ना के बराबर होनी चाहिए। एक एक बात यहाँ पे सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे? ये बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन को कभी गलत नहीं किया जा सकता। तो हिमाचल प्रदेश में 2000 अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 1966 तक 10 जिले थे। लेकिन 2 जिले वो बाद में कौन से बनते हैं? जब 1966 में किसका निर्माण होता है? पंजाब को पुनर्गठित किया जाता है, तो विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। और विशाल हिमाचल का जब निर्माण होता है तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 10 जिले
तो थे, लेकिन वर्तमान में कितने ज़िले हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। 12 ज़िले। बोले सर इतना बेसिक क्वेश्चन जी, कभी कभार जो है बच्चे ये भी गलत करके आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, तो 2 कौन से बाद में बने थे, 10 तो 1966 तक बन गए थे, तो 2 ज़िले बाद में बने आपके 1972। कब बने, 1 सितंबर 1972। ये कौन कौन से बने, तो 2 ज़िले आपके बाद में बनते हैं, ये बनते हैं ऊना और हमीरपुर। तो ऊना और हमीरपुर को कांगड़ा से अलग किया जाता है और 2 ज़िले बाद में दोबारा बनाए जाते हैं 1 सितंबर 1972 को। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है, ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। जब ये दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिलता है तो हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य बनता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर बात करें आपकी जो है वो हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। कभी एक बेसिक क्वेश्चन ये आ जाता है और ये बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। लेकिन जब हिमाचल का गठन हुआ था तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था, मात्र और मात्र 27,169 वर्ग किलोमीटर, 169 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पंचशील समझौता किन के मध्य हुआ था। तो पंचशील जो समझौता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो पंचशील का जो समझौता है वो भारत और चीन के बीच होता है। अच्छा, क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि कब और किसके बीच हुआ, तो भारत और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954। तो 29 अप्रैल 1954 को आप जवाहरलाल नेहरू, भारत की ओर से जो इसमें थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और आपके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई, ये बड़ा अजीब नाम होता है, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई और जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, थोड़ा अजीब नाम है। चाउ एन लाई जी उस समय क्या थे, इनको जो एनुलाई के नाम से भी जाना जाता था। तो ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के, चाइना के। और साथ में आपके जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच। और ये पंचशील समझौता हुआ कहाँ था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये पैकिंग में हुआ था, पैकिंग। और पैकिंग कहाँ पड़ता है, बीजिंग। तो जवाहरलाल नेहरू जी चाइना गए थे, तो पैकिंग बीजिंग में आपका क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। प्रेजेंट टाइम में भी ये पार्टी अभी चली आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये बात टेट परीक्षाओं में 10 बार पूछी गई है। स्थापना कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी। और जो कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन जो बम्बई में हुआ था, इस सम्मेलन में स्थापना भी बम्बई में और सम्मेलन भी बम्बई में 72 लोगों ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इनका नाम था आपका एनी बेसेंट। ये भी तो गलती नहीं करेंगे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1924 में बने। किस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, 40वें नंबर का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव।